खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का जो है बर्तनों में लेप किया जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाउकेरिया ब्रैंकाटाई द्वारा। वाउकेरिया ब्रैंकाटाई द्वारा उत्पन्न होता है फाइलेरिया नामक रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, पेचिस या अमीबाइस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो पेचिस के लिए कौन सा जो है उत्तरदायी होता है, कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा जो होता है वो पेचिस के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, निद्रा रोग फैलती है। निद्रा रोग फैलती है किसके कारण? निद्रा रोग फैलती है सीसी मक्खी के काटने पर निद्रा रोग जो है फैलती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 है यहाँ पे, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? मनुष्य में कालाजार फैलाने वाला जो है जो मच्छर है वो उस मच्छर का नाम है सैंड फ्लाई। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर क्या है दोस्तों? सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नर एनाफिलीज। नर एनाफिलीज जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजुआ का क्या नाम है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजुआ का क्या नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, कालाजार। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ कौन है? कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ लिस्मैनिया है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ कौन है? लिस्मैनिया है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यही दोस्तों सेल्सियस पूछता तो 36.9 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव में तापमान का नियंत्रण जो है वो कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव में तापमान का नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन जो है कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन क्या होता है एक प्रकार का? क्या नमक है या एंजाइम है या विटामिन है या हार्मोन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न देते हैं दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? मूलन ने, ओबरिन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या बेटिंग ने? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? बेटिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो है वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अगर अगर जो होता है ये शैवालों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है। एड्स फैलता है किससे? हाथ मिलाने से या श्वास संपर्क से या कीटों से या शारीरिक संबंध से? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स क्या है दोस्तों? क्या एक संगठन है या युद्धपोत है या संचार प्रणाली है या वायरस जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्स जो है एक वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो वो यह किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है एक प्रकार का वायरस कहलाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जो कि एक वायरस है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा जीव कौन सा है दोस्तों? क्या वायरस होता है, या जीवाणु होता है, या ईस्ट होता है, या माइक्रोप्लाज्मा होता है? तो सबसे छोटा जीव जो दोस्तों, वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तपेदिक तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो होता है, यह तपेदिक उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यापारिक कारक प्राप्त होता है। व्यापारिक कारक प्राप्त होता है किससे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कारक कैम्बियम से। कारक कैम्बियम से व्यापारिक कारक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली क्या है? एक संस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिएटल। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? सिएटल में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिएटल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, हैदोमीटर द्वारा मापा जाता है। हैदोमीटर द्वारा किसको नापा जाता है दोस्तों? समुद्र की गहराई को हैदोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुक का सिद्धांत। हुक का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तेल का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं क्यों? वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं क्यों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा? क्या सतही तनाव के कारण, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत के डॉक्टर दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार था वो था परमाणु संख्या था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सहसंयोजकता में क्या होता है? सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक आयनिक बंध बनता है, एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तब जो है आयनिक बंधन बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी। तो चौथा वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फ्रियान। फ्रियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन अग्निशामक का, पायरीन अग्निशामक का। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहलिक पेयों में इथाइल एल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निद्रा रोग, निद्रा रोग जो है पैदा करता है कौन? निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है वो निद्रा रोग पैदा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है? मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में दोस्तों कुल 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला सर्प इसमें कौन सा है? मूस सर्प, पायथन, वृक्षीय सर्प या हाइड्रोफिस? इसमें सबसे विषैला सर्प कौन सा है? हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस जो है वो सबसे विषैला सर्प है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उड़न छिपकली किसे कहा जाता है? उड़न छिपकली जो है किसे कहा जाता है? ड्रेको को। ड्रेको जो है एक प्रकार की उड़न छिपकली है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो किसके कारण आता है? मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफ्रॉन जो है वो किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, डायबिटीज होती है क्योंकि? डायबिटीज होती है क्योंकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो बिगड़ जाती है, इसलिए जो है डायबिटीज हो जाती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार जो है वो किसका पाचन करती है? स्टार्च का।
मुख से निकली लार जो है वो स्टार्च का पाचन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला देखेंगे, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग जो है पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? केसी मेहता थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोलेटो ट्रिकम फाल्केटम। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। एम्पियर मात्रक होता है किसका? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई क्या है? पारसेक। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। यह ऋण 32/9 बराबर C/5। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना मान होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूजन बहुत होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। निकट में देखिएगा, निकट में जो है 3 अक्षर है। निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। और अवतल में देखिएगा, अवतल में कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। तो जब भी निकट निकट दृष्टि दोष से पूछेगा तो आप हमेशा अवतल लेंस लगाएंगे, क्योंकि निकट में 3 अक्षर हो जाएगा और अवतल में 4 अक्षर हो जाएगा। तो 3 का संबंध 4 से बनाएंगे। 3 का संबंध किससे बनाएंगे? 4 से। अगला प्रश्न देखिएगा, इसे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा? आप थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। इसमें दूर में देखिए कितने अक्षर हैं? दूर में कितने अक्षर हैं? 2। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जिसमें 3 अक्षर होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 का संबंध 3 से। ठीक है, तो अब देखते हैं उत्तल लेंस में देखिएगा दोस्तों कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। उत्तल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वर्धांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्धांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से भी दूर नहीं किया जा सकता, उत्तल लेंस से भी नहीं, बेलनाकार लेंस से भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इनमें से बताना है दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है? क्या चांदी है, पारा है, सोना है या ओस्मियम है? तो सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम होती है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सा है?
इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, या मैग्नीशियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या लिथियम। तो सबसे हल्की धातु इसमें कौन सी है दोस्तों, लिथियम। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन या लिथियम या हीलियम या सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के विसमांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 148, धुआं उदाहरण है किसका, धुआं जो है वो किसका उदाहरण होता है दोस्तों, धुआं उदाहरण होता है ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इमली में भी जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी क्या पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।